पढ़ते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, झारखंड के इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, देखिए मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही रहेगा, मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जानते थे? मुंडा मान की। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 बीसी में हुआ। कितने में हुआ था? 600 बीसी के आसपास मतलब मुंडा जनजाति का प्रवेश आपको झारखंड में देखता है। इस जनजाति में कबीला समुदाय के रूप में झारखंड में प्रवेश किया तथा जंगल को काट कर खेती करने लायक भूमि का विकास किया। ठीक है, कोई भी जनजाति का निवास स्थान जंगल ही होता है। इन लोगों ने भी मतलब झारखंड में प्रवेश किया 600 बीसी में, और इस जनजाति में कबीला समुदाय के रूप में झारखंड में प्रवेश करते हैं। और वहां के मतलब क्या करते हैं, वहां के जंगलों को काट कर मतलब क्या करते हैं, खेती को लेकर मतलब काम करने लगते हैं। ठीक है, खेती के लिए धीरे धीरे आबादी बढ़ने के लायक बगल के ग्रामीण समाज में भी विकसित हुए, जिसे किडी कहा गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आबादी बढ़ने लगी। आबादी बढ़ने के बाद मतलब क्या हुआ, अगल बगल में ग्रामीण समाज विकसित हुआ। ग्रामीण समाज विकसित होने का मतलब गांव का विकास हुआ, और उसी को किली कहा गया। ये किली से आगे चल के प्रश्न बनेगा, इसलिए किली को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान में रखना है, जैसे ही मतलब मुंडा जनजाति के लोग, पहले तो जनजाति नहीं थे, पहले कबीला समुदाय के लोग थे। ठीक है, झारखंड में प्रवेश किया। कब प्रवेश किया, कितने ईस्वी में प्रवेश किया, बताइए। 620 हम्म 600 बीसी में प्रवेश किया। आज जब यहाँ पे जब 600 बीसी में जब यहाँ पे प्रवेश किया, तो उन्होंने जंगल को साफ करके खेती लायक भूमि बनाई। ठीक है, धीरे धीरे इनकी आबादी बढ़ने लगी। जब आबादी जब बढ़ने लगी, तो एक जगह समाज का विकास हुआ, जाहिर सी बात है। और जब अकेले रहने के बाद 10 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी जब रहने लगे, कि समाज का विकास होगा ना। वही जो समाज का विकास हुआ, वही एक गांव के रूप में विकसित हो गया। उसी गांव को कीली कहा गया। ठीक है, ध्यान में रखना। मुंडा जनजाति द्वारा जंगल सफाई करके बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों को सामूहिक अधिकार होता था। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, झारखंड का इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बिहार से मिलता जुलता ही लगेगा। अब इन्होंने मतलब क्या किया, जंगल की सफाई करके खेती योग्य भूमि बनाई। और इन पे किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। देखिए जनजाति समाज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे व्यक्तिगत चीज कम कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा खेत, हमारा गाड़ी, हमारा ये था, हमारा, वहां पे क्या होता है, सामूहिक होता है। ठीक है, तो इन्होंने जमीन को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाई। वहां पे सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता था, सामूहिक अधिकार होता है, जिससे मूल रूप से गांव को खूट कहे जाने लग के कारण मुंडाओं में खुटकुट्टी प्रथा का विकसित हुआ। हमारे बीपीएससी में कई बार पूछा था, खुटकट्टी प्रथा क्या होता है। तो मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार होता था, जिसे मूल गांव को खूंट कहे जाने के कारण, ठीक है, क्या मूल गांव को क्या कहते थे इन लोग, खूंट कहते थे। ठीक है, और खूट कहे जाने के लिए मुंडाओं में आप देखेंगे तो खुटकट्टी प्रथा का विकसित हुआ। यहाँ से गणतंत्रीय प्रणाली ने भी जन्म लिया। ठीक है, और इन लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया, अपना एक डेमोक्रेटिक टाइप का कल्चर बना लिया। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे चलेंगे। मुंडा जनजाति द्वारा खुटकट्टी गांव की व्यवस्था में से एक संचालन है जो विकसित की गई मुंडा मानकी व्यवस्था को विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है। इन्होंने अपने एक व्यवस्था को विकसित किया, जिसके आधार पर इनका शासन व्यवस्था चलता था, खुटकुटी गांव चलती थी। इस व्यवस्था को इन लोगों ने क्या नाम दिया, मुंडा मानकी व्यवस्था का। क्या कहा, मुंडा मानकी व्यवस्था का। या फिर अब ये, या फिर सिंपल प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, खुटकुटी व्यवस्था की बात करेंगे, किन जनजाति में था, तो क्या बताएंगे, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति में। बहुत सुंदर, आप चलेंगे। दरअसल खुटकुटी गांव में प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए खुटकुटी पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, इन्होंने अपने प्रशासन को चलाने के लिए खुटकुटी पंचायत की व्यवस्था की, जिसका प्रमुख हाथू मुंडा कहलाता था। ठीक है, ये खुटकुटी पंचायत का जो स्थापना की गई, इसका प्रमुख को क्या बोलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, हाटू मुंडा कहते थे। क्या बोलते थे उसको, हाटू मुंडा। तो ये खुटकुटी पंचायत जो था ना, छोटे छोटे गांव था। ठीक है, छोटा छोटे गांव था। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे गांव नंबर ए हुआ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ए गांव, ठीक है, यहाँ पे बी गांव, यहाँ पे सी गांव, सब में खुटकुटी पंचायत थी। ठीक है, सभी खुटकुटी पंचायत को मिलकर इन्होंने एक मतलब बड़ा सा बनाया। ठीक है, ये सारे खुटकुटी गांव जो मिले, कई खुटकुटी गांव को मिलकर एक मतलब परहा पंचायत बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले खुटकुटी गांव और उसके बाद मतलब जो होता परहा पंचायत बना दिया। ठीक है, और इसका प्रमुख को क्या बोलते थे, मानकी कहते थे। क्या कहते थे इसके प्रमुख को, मानकी कहते थे। इसी कारण इस व्यवस्था को ना मुंडा मानकी व्यवस्था पड़ा। क्या पड़ा इस व्यवस्था का नाम, मुंडा मानकी व्यवस्था नाम पड़ा। तो मैंने क्या बताया, खुटकुटी गांव का जो प्रधान जो होता था उसको क्या बोलते थे, मानकी। हाटू मुंडा बोलते थे ना उसको। परहा का ना मानकी होता था। जी जी। खुटकुटी पंचायत की स्थापना उसका जो प्रमुख होता था उसको हाटू मुंडा कहते थे। बहुत सारा खुटकुटी गांव को मिलाकर क्या बनाया गया, एक मतलब
परहा पंचायत बनाई गई है, जिसकी प्रमुख मतलब कौन होता था, उसका प्रमुख को मानकी होता था। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे मुंडा का जो प्रशासन, ये लोग अपना जो प्रशासन चलाते थे, मुंडा शासन व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप था। कितने स्तरीय था? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय था। पहला स्तर पे तो क्या था, ग्राम स्तर पे था। मुंडा जनजाति मुख्यतः कीली गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करता था। जहां पे 2 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, तो विवाद होना तो स्वाभाविक है। इसलिए ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति में मुख्यतः कीली गांव में, ठीक है, कीली गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था, जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आपसी विवादों को निपटारा करता था। अब यहाँ पे प्रमुख अधिकारी कौन होते थे ग्राम स्तर पर? तो सबसे पहले मुंडा होता था, यह कीली ग्राम का प्रमुख होता था, तथा इसका पद वंशानुगत होता था। ठीक है, वंशानुगत कहने का बाप के बाद उसका बेटा बनेगा, फिर उसका ऐसे करके। ठीक है, ये अपने अधिकार क्षेत्र वाले ग्राम के महत्वपूर्ण फैसले देने का काम करता था मुंडा। ग्राम पंचायत, एक तरह से देखेंगे तो ग्राम स्तर का अधिकारी होता था। आप चलेंगे खूंट स्तर पे की बात करेंगे, तो मुंडा जनजाति के पारस्परिक गांव जिसे खूंट गांव कहते थे, और जहां ठीक अखरा, शरणा, शासन जैसे केंद्र होते थे, वहां खुटकुटी पंचायत की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था की देखभाल के हेतु अनेक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कौन कौन थे? तो पहला प्रमुख खुटकुटी का था, पहला प्रमुख को, तो पहला अधिकारी जो था हाथू मुंडा, जिनके बारे में हम लोग बात किए थे अभी। ठीक है, तो सामान्य रूप से खुटकुटी गांव का प्रमुख माना जाता था। प्रत्येक परिवार के बुजुर्ग सदस्य मिलकर हाटू मुंडा का चुनाव करते थे। अब देखेंगे ये एक तरह से वंशागुणत नहीं था। खूंटा यहाँ पे तो मुंडा तो वंशागुणत था, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, डेमोक्रेटिक कल्चर था। कैसे चुना जाता था? तो प्रत्येक परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य जो होते थे, उनमें से मतलब सभी लोग मिलकर मतलब क्या करते थे कि हाटू मुंडा का चुनाव करते थे। इनसे मतलब ये पद का मतलब क्या होता था, चयन होता था। दरअसल हाथू का अर्थ क्या होता था, गांव, और मुंडा का अर्थ होता प्रमुख, मतलब गांव का प्रमुख। ठीक है, तो ये क्या होता था, एक तरह से ग्राम का प्रमुख होता था हाटू मुंडा। ठीक है, तो पंचायत स्तर का एक तरह से ये अधिकारी हो गया। ठीक है, और ग्राम स्तर पे तो आप लोगों ने देखा ही है। ठीक है, जिसको मुंडा कहते, इस ग्राम स्तर पे कौन अधिकारी था, क्या बोलते थे ग्रामीण स्टाफ में? ठीक है, यहाँ पे था ना, क्या बोलते थे उसको? मानकी कहते थे। ठीक है, जो कि मतलब क्या होता था, कई मतलब ये परहा पंचायत का बनी थी, अब परहा पंचायत पे मानकी होता था। ठीक है, और उससे पहले हाथू मुंडा जो होता था, तो ध्यान में रखिए, गांव का प्रमुख अधिकारी होता था, ग्राम का अधिकारी होता था, ग्राम का प्रमुख होता था। तो यहाँ पे समझ गए, खूंटा स्तर पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा अधिकारी हाथू मुंडा, क्लियर। हाथू काट क्या होता था, हाथू काट गांव होता था। ठीक है, ध्यान में, हाथू काट क्या होता था, गांव होता था। मुंडा काट क्या होता था, प्रमुख होता था। ठीक है, अब चलेंगे आगे। क्या पाहन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पाहन जो होता था गांव का एक धार्मिक प्रमुख होता था। क्या होता था, पाहन क्या होता था, गांव का एक धार्मिक प्रमुख होता था। गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करने या बलि चढ़ाने का कार्य करता था। इन कार्यों के संपादन हेतु इसे लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनसे किसी भी तरह का लगान नहीं दिया। अब ऐसा नहीं कि ब्रिटिश को लगान वगैरह देते थे। ठीक है, ये लोग खुद में ही सब कुछ करते थे। ठीक है, जब ये विदेशी जब ब्रिटिश जब यहाँ पे आएंगे, तो इनको इसी व्यवस्था को जब समाप्त करेंगे ना, तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, ये लोग सब कुछ अभी खुद में कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने पाहन नामक एक धार्मिक प्रमुख बनाया था। ध्यान में रखिएगा, धार्मिक अधिकारी होते थे, गांव में शांति बनाए के रखने के हेतु पूजा पाठ करने या बलि चढ़ाने का कार्य करता था। इन कार्यों के संपादन हेतु इसे लगान मुक्त भूमि दी जाती थी। इस भूमि को क्या बोलते थे, डाली कटारी। क्या बोलते थे, डाली कटारी कहते थे। पाहन गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु एक विशिष्ट पूजा भी करता था। इस कार्य के संपादन के बदले कुछ अतिरिक्त भूमि दी जाती थी, जिसे भूत खेता बोलते थे। क्या बोलते थे, भूत खेता। तो भूत खेता पाहन को क्यों दिया जाता था, तो भूत भगाने के लिए। किस लिए, भूत भगाने के लिए। ठीक है, पाहन कैसा अधिकारी होता, प्रशासनिक अधिकारी होता था या फिर धार्मिक अधिकारी होता था, क्या बताएंगे? धार्मिक। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, कैसा होता था, धार्मिक अधिकारी होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे पनवारा। पनवारा भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, यह पाहन का सहयोगी था, तथा पाहन के अनुपस्थिति में धार्मिक कार्यों को संपन्न करना था। पाहन क्या था, धार्मिक अधिकारी था ना, तो पाहन जब उपस्थित नहीं रहता था, तब पनवारा की बात करेंगे ना, ये सारे धार्मिक काम को निपटा देता था। क्या करता था ये सारे धार्मिक काम को क्या करता था, निपटा देता था पाहन के जगह पे। ठीक है, परहा या फिर परहा स्तर, अब तो यहाँ पे हो गया, वहां पे ग्रामीण स्तर पे हम लोग देख लिया, आते पंचायत स्तर पे, तो पे परहा था। मुंडा जनजाति में कई खुटकुटी गांव को आपस में मिलाकर एक, ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायत की स्थापना की जाती थी, जो 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करती थी। अब गांव में क्या हो सकता था, 2 लोगों के बीच में विवाद हो सकता था, हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
दो गांवों के बीच में भी विवाद हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो जब दो लोगों के बीच में विवाद होता तो ग्रामीण स्तर पे निपट जाता था, लेकिन जब दो गांवों के बीच में विवाद होता था तो उसके लिए परहा स्तर था। कौन था? परहा स्तर था। मतलब अंत ग्रामीणी पंचायत की स्थापना की जाती है, जो दो या दो से अधिक गांव के बीच में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों का निपटाना करते थे। ठीक है, इसे ही मतलब क्या बोलते थे? परहा पंचायत कहते थे। क्या बोलते थे इनको? परहा पंचायत कहते थे। अर्थात परहा, ठीक है, खुटकुटी पंचायत से बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो ये मतलब सबसे बड़ा था। ठीक है, मुंडा जनजाति का ये एक तरह से देखेंगे न्यायपालिका भी था, कार्यपालिका भी था और व्यवस्थापिका की भी संज्ञा दी गई थी। अब परहा स्तर का जो सबसे प्रमुख अधिकारी होता है, ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा मानकी को पढ़ा। क्या पढ़ा? मानकी को पढ़ा। मानकी। ये परहा पंचायत का प्रमुख होता था तथा इसका वंशागुनत होता था। कैसे होता था? वंशानुगत। इसका बात करेंगे, इसका पद की बात करेंगे, वंशागुनत होता था। यह अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करता था। अंतर्ग्रामीण मतलब दो या दो से अधिक गांवों के विवाद को सुलझाता था। दूसरा जो है परहा राजा, यह परहा पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। इसका निर्णय अंतिम माना जाता था। ठीक है, परहा राजा को कार्य में सहयोग हेतु कर्ता होते थे, दीवान होते थे, कोतवाल होते थे, पांडे जैसे अधिकारी होते थे, जो कि मतलब परहा राजा को मतलब क्या करते थे? सहायता करते थे। मुंडा में राजतंत्रीय प्रणाली का भी विकास हुआ था। कैसे था? तो देखेंगे, गणतंत्रीय प्रणाली के साथ साथ मुंडा जनजाति के आरंभ से ही, ठीक है, राज्य निर्माण की प्रक्रिया भी देखी गई। इसका उदाहरण की बात करें, रीसा मुंडा के प्रयासों से, ठीक है, सुतिया नाग खंड राज्य का गठन के रूप में देखने को मिला। ठीक है, तो सुतिया नाग खंड राज्य का गठन किसने किया था? तो रीसा मुंडा ने। किसने किया था? रीसा मुंडा। रीसा मुंडा ने। ठीक है, एसी राय ने भी मुंडा एंड देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी उच्च एवं नीच पर शासन करती थी। ठीक है, तो मतलब एक किताब है जो कि मुंडा के ऊपर लिखा गया है, एसी राय की किताब है मुंडा मुंडा एंड, ठीक है, देयर कंट्रीज नामक पुस्तक में लिखा है कि मुंडा जाति 81 पीढ़ी 83 पीढ़ी उच्च एवं निम्न भूमि पर शासन करती थी। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार रीसा मुंडा ने परहा मदरसों को मिलाकर, ठीक है, जिस राज्य की स्थापना की, उस राज्य का नाम, ठीक है, सुतिया नागखंड था तथा इसके प्रथम राजा की बात करेंगे सुतिया पाहन थे। ठीक है, इस राज्य की राजधानी सुतियाम्बे में स्थित थी। यह राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में बटा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आपको, पढ़ना यहाँ पे क्या समझना है, तो सुतिया पाहन किसके राजा थे? ठीक है, तो जो सबसे पहले जो मुंडा ने परहा सरदारों को मिलाकर जिस राज्य की स्थापना की, ठीक है, उस राज्य का नाम क्या रखा? सुतिया नागखंड रखा गया और इसके प्रथम राजा कौन बना? सुतिया पाहन बना। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थी। और आप देखोगे यहाँ पे 7 गढ़ एवं 21 परगना में मतलब क्या था? ये बटा हुआ था। ठीक है, तो आप देखोगे एक तरह से ग्राम स्तर पे था, उसके बाद परहा स्तर पे था, सर उनके बाद इन 7 लोगों ने गढ़ मतलब क्या होता है? गढ़ सर। स्टेट टाइप का हो गया एक तरह से, ध्यान में रखना, एक तरह से स्टेट टाइप का हो गया। ठीक है, या फिर एक बड़ा सा मान लीजिए किला टाइप का, उसके 21 परगना में छोटे छोटे हिस्सा में बांटा गया था। ठीक है, जी। इसी तरीके से आपका ये सारी चीजें रही। ठीक है, अब चलते हैं नीचे, फिर एक बार रिवीजन भी करवाऊंगा। ये आप देखें नागवंशी शासन व्यवस्था, उससे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था को एक बार हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, इसको अच्छे से मतलब क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। चलिए, आप चलते हैं रिवीजन में, देखेंगे मुंडा जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या बोलते थे? बताइए। मुंडा मुंडा मान मानकी। की की, ठीक है, झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश कब हुआ? 620 620। बिल्कुल 600 बीसी में हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस जनजाति ने किस समुदाय के रूप में झारखंड में प्रवेश किया? कबीला समुदाय। धीरे धीरे आबादी बढ़ने के बाद अगल बगल में ग्रामीण समाज गांव भी विकसित हुए, जिसे क्या कहा गया? उस गांव को क्या बोला गया? टिली बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुंडा जनजाति द्वारा जंगल साफ करके बनाई गई खेती योग्य भूमि पर सभी लोगों का सामूहिक अधिकार हो गया, जिसे जिसे मूल गांव को क्या कहे जाने के कारण मुंडाओं में मतलब कौन सी प्रथा का भी विकास हुआ? मूल गांव को क्या कहा जाता था? खूंट कहते खूंटपट्टी थे। प्रथा। खूंट से कौन सी प्रथा का विकास हुआ? खूंटपट्टी प्रथा। खूंटकटी प्रथा का विकास हुआ। ठीक है, और ध्यान में रखिए ये एक तरह से गणतंत्रीय प्रणाली भी था। ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा राजतंत्र भी आपको देखने को मिला।
बात करेंगे मुंडा जनजाति का खुटकुटी गांव की व्यवस्था के संचालन के हेतु विकसित की गई कौन सी व्यवस्था को विश्व में प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है, कौन सी व्यवस्था विकसित किया गया? मुंडा मान की हाँ। व्यवस्था। बिल्कुल, मुंडा मान की व्यवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खुटकुटी पंचायत की स्थापना की गई जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? हाथू हाथू मुंडा। मुंडा। हाटू मुंडा कहलाता। ठीक है, फिर बहुत सारे खुटकुटी गांवों को मिला के, ठीक है, क्या कौन सी पंचायत बनाई गई थी? पढ़ा पंचायत। परहा पंचायत। और परहा पंचायत का प्रमुख कौन होता था, तो क्या बताएंगे? मानकी। मान की। मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तर पे था? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय पे था। ठीक है, ध्यान रखिए। ग्राम स्तर था, एक परहा स्तर था, एक आगे चल के देखेंगे तो एक तो राजतंत्र टाइप का बना दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति के मुख्यतः कीली गांव में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया जो उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आपसी विवादों का निपटारा करता था। अब प्रमुख अधिकारी कौन होता था ग्राम स्तर पे? मुंडा। मुंडा होता था। क्या होता? मुंडा होता है। ठीक है, 21 प्रकार के गांव का प्रमुख होता था, कीली गांव का प्रमुख होता था मुंडा। तथा इसका पद कैसा होता था? वंशागुनित होता था, फिर चयन किया जाता था, वंशानुगत होता था। ध्यान में रखेंगे। खूट स्तर पे बात करेंगे तो मुंडा जनजाति के पारंपरिक गांव जिसे खूट कहा जाता था, जहां अरहा सरना शासन जैसे केंद्र होते थे, वहां खुटकुटी पंचायत की स्थापना की गई थी। और खूट स्तर पे बहुत सारे अधिकारी होते, जैसे सबसे पहला हाथू मुंडा होता था। ठीक है, सामान्य तौर पे इसे खुटकुटी गांव का प्रमुख माना जाता है। इसको चयन कैसे किया जाता था? बुजुर्ग हाथू मुंडा का चयन कैसे होता था? तो प्रत्येक परिवार का जो बुजुर्ग सदस्य जो होते थे, चुनाव करते थे। बिल्कुल, प्रत्येक परिवार के बुजुर्ग सदस्य मिलकर मतलब क्या करते थे? हाथू मुंडा का चुनाव करते थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और हाथू का मतलब क्या होता था? गांव होता था। मुंडा का मतलब प्रमुख होता था, अर्थात ये व्यक्ति जो होता था गांव का मतलब क्या होता था? प्रमुख होता था। गणतंत्रीय तरीके से चुना जाता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है पाहन। पाहन जो था गांव का किस प्रकार का अधिकारी था? धार्मिक। धार्मिक अधिकारी था। ठीक है, गांव से भूत प्रेत पूजा वगैरह, गांव में शांति बना के रखना इसका काम था। ठीक है, और इसको इसके बदले में लगान मुक्त भूमि जाती थी। भूमि को क्या बोलते थे? जिन पे किसी भी प्रकार के कर नहीं लिया जाता था। बिल्कुल, क्या बोलते थे? दाली कटारी बोलते थे। क्या बोलते थे? वेरी गुड। ठीक है, दाली कटारी। लेकिन पाहन अगर न रहे तो उसकी उपस्थिति में किसका ये काम होता था? पनभरा का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भूत वगैरह भगाने के लिए जो पाहन को जो जमीन जो दान में दी जाती थी, खेत को क्या बोलते थे? भूत खेता। भूत खेता। दूसरे स्तर पे क्या हो जाएगा? तो ध्यान में परहा स्तर। ठीक है, परहा स्तर में कई खुटकुटी गांव को आपस में मिला के अंत ग्रामीणी पंचायत की व्यवस्था की गई थी, जिनका मुख्य काम क्या था? दो या दो से अधिक गांव के बीच में अगर मतभेद हो जाए तो उनके मतभेदों को निपटारा करने के लिए, उनके विवादों का निपटारा करने के लिए। ठीक है, इसे क्या बोलते थे? कौन सा पंचायत बोलते थे? पढ़ा पंचायत। अर्थात ठीक है, खुटकुटी पंचायत में बड़ी एक प्रशासनिक इकाई थी जिसे मुंडा जनजाति का सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका भी मानते थे। इसका जो प्रमुख अधिकारी वो का नाम क्या था? मान की। हाँ, ठीक है, ये परहा पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है। लेकिन सबसे बड़ा अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते थे? परहा राजा। परहा राजा बोलते थे। ध्यान में रखेंगे। और इनके कार्य को बात करेंगे, इनको सहयोग देने के कर्ता दीवान और कोतवाल और पांडे जैसे अधिकारी होते थे। मुंडाओं में राजतंत्रीय प्रणाली का भी विकास हुआ था। इसका श्रेय किसे जाता है? ऋषा मुंडा का प्रयासों से हुआ था। ठीक है, और क्या चीज का निर्माण? सुतिया खंड का निर्माण हुआ। ठीक है, सुतिया खंड। और सुतिया खंड की बात करेंगे, इसके प्रथम राजा कौन थे? सुतिया खंड के प्रथम राजा सुतिया पाहन। सुतिया पाहन थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे थे। ठीक है, जिसमें 7 गढ़ और 21 परगना में क्या था? बटा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या था? मुंडा का खुटकुटी शासन व्यवस्था जो था, आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यही और कुछ नहीं है, ऐसे ही 3-4 को छोटा छोटा मतलब इन लोग का है। ठीक है, और ये जब ब्रिटिश जब भारत में आई ना, तो इनकी ये बहुत प्राचीनतम व्यवस्था थी ना, इसको समाप्त कर दी। ठीक है, इसीलिए मतलब इन लोगों ने मतलब बाहरी लोगों को क्या कहा? डीकू। क्या बोला इनको? डीकू। ठीक है, इनके खिलाफ अपना क्या किया है? मोर्चा मतलब खोल दिया। इसीलिए आप देखेंगे तो मुंडा विद्रोह आपको देखने को मिलता है 1899 से लेकर 18 पहले ही से चला था, लेकिन 1899 1900 के आसपास तेज हो जाता है, क्योंकि इनको बहुत ही बेहतरीन नेता मिल जाता है जिनका नाम था क्या? बिरसा मुंडा। क्या था? बिरसा मुंडा। ठीक है, आप चलेंगे दूसरा क्या है? नागवंशी शासन व्यवस्था। क्या था? नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंश के संस्थापक राजा कौन थे? फनी मुकुट राय। राजा राय। बिल्कुल ध्यान रखें, फनी मुकुट राय थे। इन्होंने ठीक है 64 AD में नागवंश की स्थापना की। कब की? 64 ईस्वी में इन्होंने क्या की? नागवंश की स्थापना की। दरअसल मुंडा वंश का संस्थापक राजा सुतिया पाहन तथा अंतिम राजा मदरा मुंडा हुए। ठीक है, तब यहाँ पे तो हम लोग को पता है मुंडा वंश का संस्थापक राजा कौन था? सुतिया पाहन था ना, जिसने एक देश भी बनाई थी। क्या नाम था देश का? मतलब एक राज्य का नाम क्या था?
सुतियाम्बे। सुतियाम्बे तो उसकी राजधानी थी ना। जी। सुतिया नागखंड नाम का नाम था, क्या नाम था? सुतिया नागखंड। इसी का पहला राजा कौन था? सुतिया क्या ना, पाहन। सुतिया पाहन। ठीक है, सुतिया पाहन। दादा अंतिम राजा का नाम क्या था? मदरा मुंडा। क्या मदरा नाम था मुंडा। इसका? नाम सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मदरा मुंडा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मंदरा मुंडा ने सभी परहा पंचायतों के, ठीक है, मानिकियाओ। परहा पंचायत का हेड कौन, मतलब प्रमुख अधिकारी मनिकाओ। मनिकाओ से, ठीक है, सलाहोपरांत मतलब सलाह के बाद अपने दत्तक पुत्र, ठीक है, फनी मुकुट राय को, ठीक है, 64 एडी में सत्ता सौंप दी। ठीक है। और एक जनजातीय समाज द्वारा गैर जनजातीय समाज को सत्ता सौंपने की घटना घटी। ठीक है। मतलब ये जो फनी मुकुट राय जो था, ये जनजातीय नहीं था, जबकि इसके पिताजी थे, ठीक है, मदरा मुंडा क्या थे? जनजातीय थे। इनको गोद लिया गया था। तो मदरा मुंडा जो थे, वही बात करेंगे ना, सुतिया खंड राज्य जो था उसके अंतिम राजा थे, समझे। इन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम क्या था? दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते थे, फनी मुकुट को सत्ता सौंप दी। लेकिन क्या खुद ही सौंप दी? क्या नहीं, जितने भी परहा पंचायत के जो भी मतलब जो प्रमुख जो थे, जिनको मानिका कहते थे, मानिक से सारे से मतलब क्या लेने के बाद? विचार करने के बाद। ठीक है, बिल्कुल। चूंकि नागवंश की स्थापना मुंडा राज्य के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में हुआ था, ऐसे में नागवंशी राजा मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते थे। ठीक है। और मुंडाओं की परंपरागत शासन व्यवस्था मुंडा मानकी का आदर भी करते थे, साथ ही अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन में उनका सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था, ठीक है, किस नाम से जानी गई? भूइंहारी व्यवस्था से जानी गई। तो मुंडा मान की व्यवस्था का एक नया नाम आपको मिल गया, क्या बोलेंगे इसको? भूइहारी व्यवस्था। भूइंहारी व्यवस्था, ठीक है, भूइबाजी व्यवस्था के नाम से जाने जाने लगी। इस काल में परहा को क्या बोलते थे? पट्टी कहा जाने लगा। पहले परहा पंचायत था ना, अब जाके क्या बन गया? पट्टी बन गया, जो एक प्रशासनिक इकाई थी। तथा मानकी को मतलब भूइंहर कहा गया। तो मानकी व्यवस्था था तो मानकी कहते थे, लेकिन अब भूइंहर व्यवस्था को तो उसके हेड को क्या बोलेंगे? भूइंहर, जो कि यह प्रशासनिक पद था, परंतु ग्रामीण पंचायती व्यवस्था पूर्व की भांति यथावत बने रही। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ। साथ ही फनी पुट्टुक राज ने विशेषकर बनारस के लोगों को छोटा नागपुर आने का नियंत्रण दिया, जिसमें कुंवर, लाल, ठाकुर, दीवान, कोतवाल, पांडे मुख्य थे। इन लोगों के प्रशासन में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। आप देखिएगा किस तरीके से जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोगों का धीरे धीरे देख रहे हैं ना आगमन हो रहा है। ठीक है। तो फनी मुकुट जो था, किस वंश की नींव रखी थी फनी मुकुट ने? रवि पढ़े पर नागवंशी शासन का। ठीक है, किसका पुत्र था ये फनी मुकुट? ये था मदरा मुंडा का। मद्रा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसने क्या किया? बनारस के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आने का न्योता दिया, जिसमें कुबर थे, लाल थे, सब के सब ठाकुर थे, दीवान थे, कोतवाल थे, पांडे थे। इन लोगों को बड़े बड़े पद पे नियुक्त किया गया। मुगल काल में नागवंशी राजाओं की स्थिति बदली, विशेषकर नागवंशी राजा दुर्जन साल ने जब जहांगीर को 12 साल का बंदी बनाया। ठीक है, नागवंशी राजा दुर्जन साल को जब जहांगीर ने 12 साल का बंदी बनाया और फिर रिहाई के बाद उसे 6,000 रुपए वार्षिक लगान देने का मजबूर किया, तो इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप बदल गया। आरंभ में नागवंशी राजाओं ने नियमित कर वसूली का जिम्मा मुंडा मानकी को ही सौंपा, परंतु बाद में जिम्मेदारी, ठीक है, जागीरदारों के दी गई, जिससे जागीरदारी प्रथा का नाम आया। यहाँ पे देखेंगे दुर्जन साल को जब जहांगीर ने 12 साल का बंदी बनाया। ठीक है, 12 साल का बंदी बना दिया दुर्जन साल को। ठीक है, और फिर रिहाई के बाद उसे 6,000 रुपए वार्षिक लगान देने का मजबूर किया, तो इस क्षेत्र में प्रशासनिक स्वरूप भी बदल गया। आरंभ में नागवंशी राजाओं ने नियमित रूप से कर वसूली का जिम्मा किसे दिया? मुंडा मानकी को ही सौंपा, लेकिन बाद में जिम्मा किसे दे दी गई? तो जागीरदार को दी गई। इस तरह से मतलब क्या होगा? जागीरदारी प्रथा का भी जन्म हुआ। आप देखिएगा धीरे धीरे जागीरदारी प्रथा का भी जन्म हो गया। अब मुंडाओं का शोषण धीरे धीरे शुरू होगा। ठीक है, 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंप दिया। 1700 हुआ था ना, संधि हुआ था इलाहाबाद का संधि, ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद की मतलब संधि हुआ, जिसमें से क्या दिया गया? ठीक है, जिसमें आप देखोगे से मतलब जो भी बिहार, बंगाल, उड़ीसा के मतलब दीवानी अधिकार किसे सौंप दी गया? किसे सौंप दी गए? ठीक है, अंग्रेजों को सौंप दिए गए, जिसे आगे चल के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कौन सा बंदोबस्ती लागू कर दिया? अस्थाई बंदोबस्ती लागू कर दिया। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन हो गया? जमींदार को। जमींदार जमीन का मालिक। अब लगान वसूली के कार्य जमींदारों को दिया जाने लगा। इस समय परहा प्रणाली परगना में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे परहा प्रणाली को क्या चीज में बदल दिया गया? परगना में बदल दिया गया। अब जमींदारों ने इस मतलब इस क्षेत्र पे जमकर शोषण किया और बड़े पैमाने पर जमीन से जुड़े अधिकारों में हेरफेर किया। बंगाल, बिहार से आने वाले बड़े बड़े, ठीक है, पैमाने पर भूस्वामी बन गए। जंगलों पर भी मतलब क्या किया?
अधिकार कर लिया। ठीक है, अब इस तरीके से देखेंगे जैसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुई तो इनकी बहुत सारी पुरानी बनी बनाई जो प्रथा जो थी सबको ये लोग करेंगे तत्र भत्र कर देंगे और सारे जगह से मतलब, ठीक है, बंगाल से, ठीक है, बिहार से बड़े बड़े लोग आने वाले बड़े पैमाने पे भूस्वामी बन गया। जंगलों पर मतलब क्या किया, अधिकार कर लिया, जो कि जंगलों पर मूल अधिकार किनका था, तो मूल अधिकार किनका था जंगलों पे, ठीक है, तो मुंडाओं का था। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर कई अधिकारी अपने अपने क्षेत्र और इलाकों में अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले 22 अधिकारियों का वर्णन प्राप्त हुआ है। कितने अधिकारी थे, 22। ठीक है, 22 का भी नाम दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन देखिएगा ग्रामीण स्तर पर मुख्यतः 22 अधिकारी थे। प्रमुख अधिकारी के बाद महतो, महतो का काम क्या था, गांव का महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो या ठीक है महत्तम कहलाता था। भंडारी का काम क्या था, राजा के गांव में खेती, राजा के गांव में खेती बाड़ी करने का अंत का, ठीक है, अन्न का भंडारण करने हेतु इसकी नियुक्ति की गई थी। यह भंडारगिरी का प्रहरी होता था। पट्टी स्तर पर देखेंगे, इस काल में परहा को पट्टी कहा जाने लगा था तथा इस स्तर पर काम करने वाला अधिकारी मानकी होता था। अब भूंयर कहना लगा, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, जबकि परहा को पट्टी के नाम से जाना गया। प्रमुख अधिकारी की बात करें, भूहरी, प्रमुख अधिकारी को मतलब भूंयर था। ये मानकी पद का ही बदला हुआ रूप था, परंतु इस काल में भूंयर के न्यायिक एवं राजनीतिक अधिकार तो लंबे काल तक बने रहे, जबकि उनके आर्थिक अधिकार में कटौती कर दी गई। ठीक है, उसके बाद एक जागीरदार, जागीरदार जो था कौन था, मुगल काल में लगान वसूली करने का इसकी नियुक्ति की गई थी जागीरदारों की। पाहन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, धार्मिक अधिकारी होता था। परहा में किसी प्रकार के आयोजन की व्यवस्था का, जब बलि देना, भोज देना, प्रसाद आदि के कार्य किसका होता था, पाहन का होता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे राज्य स्तर पे। नागवंशी राजा को महाराज कहकर संबोधित किया जाता था तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च बिंदु था। महाराज के सहयोगी अधिकारी दीवान होते थे, पांडे होते थे, कुंवर होते थे, लाल होते थे, ठाकुर आदि नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इन्हें राजा भी कहा जाता था। ठीक है, सामान्य ये राज परिवार से जुड़े सदस्य ही इन पदों पर बैठाए जाते थे। उदाहरण स्वरूप जरियागढ़ के राजा ठाकुर महेंद्र नाथ शाहदेव थे, जो, ठीक है, बरकागढ़ के राजा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। ठीक है, तो ये सब मतलब जो होते थे, प्रमुख पद जो होते थे राजाओं के द्वारा जो दिए जाते थे, वो मतलब मुख्यतः किसे मिलते थे, राज्य परिवार के लोगों को ही मतलब दिया जाता था। प्रमुख अधिकारी की बात करें, दीवान, दीवान के पास कौन सा काम होता था, ये शासन में वित्तीय मामलों का देखभाल करता था, एक तरह का वित्त मंत्री हो गया। पांडे जो है, जो था पंच या प्रहा राजा की अनुमति, माइक बंद कीजिए। पांडे, अरे किनका माइक इतना ही को कर रहा है, कहां से आवाज आ रही है। पांडे की बात करेंगे, पंच में या प्रहा राजा की अनुमति के लिए गए निर्णय को मौखिक रूप से सभी को अवगत कराता था, इनको पांडे बोलते थे। इस तरीके से मतलब आपका ये दूसरा जो वंश जो था, ठीक है, क्या नाम था इसका, नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त हुई। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक दो प्रश्न आपको पूछते हैं। नागवंश के संस्थापक राजा का नाम बताइए, क्या नाम था, हनीमुकुट राय। हनी हनीमुकुट मुकुट राय। राय। किनके पुत्र थे ये था बंदर का, क्या नाम है उसका, बंदर मदरा का नहीं, मुंडा। मदरा मदरा मदरा। मदरा मुंडा। ठीक है, हाँ, ध्यान मदरा। रखेंगे। ठीक है, मदरा मुंडा किस वंश का अंतिम शासक था, ये मुंडा वंश का। अरे मुंडा वंश का नहीं, देखिए ना, सुतिया, सुतियागढ़, पढ़ाया नहीं, सुतिया नागखंड का अंतिम राजा था। इसका संस्थापक कौन था, सुतिया नागखंड का, सुतिया पाहन। पहला राजा कौन है, सुतिया पाहन। कौन हुआ, सुतिया पाहन। ठीक है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। नागवंशी काल में मुंडा मान की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था के नाम से जाने लगा, वही वही हरी व्यवस्था। अब परहा को क्या बोलने लगे, परहा को पट्टी। और इसके प्रमुख को क्या बोल, पहले मानकी बोलते थे ना परहा के प्रमुख को, अब क्या बोलने लगे, वही ठीक है, ध्यान रखिए। फन मुकुट राय ने विशेष करके कहाँ के लोगों को छोटा नागपुर आने का निमंत्रण दिया प्रशासन के लिए, बनारस। 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 ठीक है, ध्यान तो रखिए। ठीक है, बाद में मुगल मुगल काल में, ठीक है, जहांगीर ने किस शासक को मतलब किस नागवंशी राजा को 12 साल तक कैद कर लिया था, दुर्जन साल को। दुर्जन साल का। उसके बाद कितने रुपए मतलब उसको वार्षिक लगान के देने के बाद उसको छोड़ दिया गया, 6,000 वार्षिक। 6,000 रुपया। ठीक है, अब बाद में जाके मतलब लगान वसूलने की जिम्मेदारी की बात करेंगे, जागीरदारियों को दे दी गई। इससे किस प्रथा का जन्म हुआ, जागीरदारी प्रथा। बिल्कुल ठीक है। मुगल शासक शाह आलम अंग्रेजों के मध्य जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा काबिलों का दीवान अधिकारी, कब दीवानी अधिकार दिए गए, 1765 में। इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त के तहत कब लागू कर दिए गए, इन क्षेत्रों में 1793 में। 1793 में कर दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
कितने प्रकार का अधिकारियों का वर्णन किया गया ग्राम स्तर पे? 22। 22 प्रकार का किया गया है, ठीक है। महतो जो होता था किस प्रकार का अधिकारी होता था? गांव का गांव महत्वपूर्ण का व्यक्ति को महत्वपूर्ण महत्व पे महत्तम कहते थे। भंडारी का काम क्या था? अन्न भंडार का गृह का भंडारण करने के लिए नियुक्ति करते थे इसकी, ठीक है। परहा को क्या बोलते थे? पट्टी बोलते थे, तथा इस पे पट्टी। काम करने वाले को मानकी बोलते थे, लेकिन बाद में जाके ही भूंयर कहला गया, ठीक है। अब परहा को क्या कहने लगे? पट्टी कहे जाने लगे। भूंयर के से कौन अधिकार छीन लिए गए थे? न्यायिक एवं राजनीतिक न्यायिक अधिकार तो देखिए राजनीतिक कौन से अधिकार छीन लिए गए थे? दिए गए थे। आर्थिक अधिकार छीन लिए गए थे, ठीक है। मुगल काल में लगान वसूली करने का अधिकार, मुगल काल में लगान वसूली करने हेतु किसकी नियुक्ति की गई थी? जागीरदार। जागीरदार की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। पाहन का कौन सा काम होता था? पाहन का, पहाड़। अरे पूजा पाठ का काम करते थे मुख्यतः, पूजा पाठ का। धार्मिक काम करते थे, ठीक है। पंच में परहा राजा की अनुमति के लिए गए, ठीक है, निर्णय को मौखिक रूप से कौन अवगत करवाता था? पांडे। पांडे करता था, ठीक है। अब वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए कौन सा अधिकारी होता था? दीवान। दीवान होता था। अरे टफ है क्या? बहुत भारी नहीं ना, याद हो जा रहा है ना? हम्म। 2-3 बार पढ़ेंगे हो तो उसके बाद जाएगा। घर से 1-2 बार पढ़ेंगे, आराम से हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा झारखंड पढ़ लेंगे। हाँ, 200 नंबर के पेपर में 120 माइनस मार्किंग में नहीं है, अच्छी बात जानते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। अरे 200 नंबर में 120 नंबर नहीं आएगा, माइनस मार्किंग नहीं है तो। 140। अरे तो वही ना 120 सही में करने की बोलना। चलिए आप चलेंगे परहा पंचायत का शासन व्यवस्था, ठीक है। देखेंगे उरांव जनजाति की परंपरागत परहा पंचायत का शासन व्यवस्था क्या? उरांव जनजाति, अभी हमने मुंडा के बारे में पढ़ा ना, ऑप्शन उरांव, ठीक है। ध्यान रखें, उरांव जनजाति का परंपरागत शासन व्यवस्था है। झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश की बात किस सदी में हुआ? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ ही होता है, ठीक है। उरांव ने मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपने क्षेत्रों में लागू किया, ठीक है। अलग कुछ नहीं किया, उसी शासन व्यवस्था को लागू किया, लेकिन इनके शासन व्यवस्था को परहा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मुंडा का खुटकुटी था ना, इनका क्या हुआ? परहा, ठीक है। उरांव जनजाति द्वारा खेती के लिए बनाई गई उपयुक्त भूमि, ठीक है, भूइहारी कहलाती थी, तथा इस गांव का मालिक भूइयार कहलाता था, जो कि सेम टू सेम है, उधर वाला ही इधर ही है। उरावों ने पारंपरिक शासन व्यवस्था के निर्धारण के हेतु पहले दीवान होते थे, जो धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को देखते थे। बाद में पाहन के सहयोग हेतु महता का पद बनाया गया। इस तरह प्रारंभ में पाहन और महतो गांव के अनुभवी लोगों के माध्यम से पंच पद्धति द्वारा, ठीक है, ग्रामीण व्यवस्था का संचालन करते थे। उराव में कहावत है, पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। क्या कहावत है उराव में? पाहन पाहन गांव गांव बनाता है, बनाता है, गाँव महतो गांव बनाता है, महतो चलाता है। गाँव चलाता है। ठीक है, ध्यान रखें क्या। तो पाहन क्या होता है? गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। ये कथन किस जनजाति में प्रचलित थी? उराव में। उरांव। उराव में थी, ठीक है। अब देखेंगे परहा शासन व्यवस्था का स्वरूप देखेंगे, तो पहले ग्रामीण स्तर पे उरांव के गांव में एक ग्राम ग्राम पंचायत का गठन किया जाता था, और इस ग्राम पंचायत के संचालन के हेतु निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। सबसे पहले महतो। भुइयार गांव में धर्मेश। सूर्य देवता के बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ग्राम पंचायत थी, ठीक है। तो भुइयार गांव में धर्मेश, धर्मेश कौन होते थे? सूर्य देवता होते थे। उनके बाद सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत जो था ग्राम पंचायत ही था, और जिसका ग्राम पंचायत का हेड कौन कहलाता था उरांव में? महतो। यह गांव का सामाजिक एवं, ठीक है, सांस्कृतिक जीवन का रक्षक भी था। अखरा, शासन आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पे थी। महतो गांव के सभी प्रशासनिक कार्य करता था, इसीलिए इसे स्वतंत्र प्रधान कहा जाता था। दूसरा अधिकारी पाहन। पाहन का सेम यही पे काम। धार्मिक अधिकारी, गांव में धार्मिक अनुष्ठान, पर्व त्योहार, शादी ब्याह आदि के कार्य कराते थे, तथा इनके बदले इन्हें कर मुक्त जमीन दी जाती थी। तो कर मुक्त जमीन को वहां पे कौन सा जमीन कहते थे उधर? कतरा, क्या नाम था उसका? अरे इसको जो कर मुक्त देते थे इन लोग को, उसको कौन सा जमीन कहते थे? डाली के पता नहीं ऐसा। कटारी मुंडा की क्या नाम था? मुंडा कटारी। पाहन को दिया जाता था सर कर मुक्त। हाँ तो वही ना, तो पाहन को जो भूमि देते थे क्या नाम था उसका? डाली कटारी। क्या नाम था उसका? डाली कटारी। यहाँ पे इसको भूमि दिया जा रहा है पाहन को, इस भूमि को क्या बोलेंगे? यहाँ पे दिया जा रहा है, इनको क्या कहते थे? इनको भी भूमि दिया जा रहा है, ठीक है। तो इन भूमि को पहनाई भूमि कहते थे, ठीक है। यहाँ पे उरांव लोग जो पाहन को जो भूमि देते थे, इस भूमि को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? पहनाई भूमि कहते थे, ठीक है। यह पद हमेशा किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता था। मतलब बिना शादीशुदा व्यक्ति को पाहन का पद नहीं दिया जाता था, यह पद हमेशा किसे दिया जाता था?
शादीशुदा व्यक्ति शादी को ही। अरे माझी, माझी बड़ा सब फेमस है ना। महतो की मदद के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, माझी करता था, ठीक है। अब चलेंगे आगे, बैगा। ये बैगा जो था पाहन का सहयोगी है तथा इसका कार्य, ठीक है, ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत कराना, इसे बैद भी कहा जाता। बैगा को क्या बोलते थे? बैग भी कहते थे। अब चलेंगे परहा स्तर पर कैसे चाप होता था। उराव जो थे कई गांवों को मिलाकर, जैसे 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव या 22 गांव तक एक एक अंतर ग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता, जो कि 5 से लेकर 22 गांव का प्रमुख होता था, प्रमुख हो सकता था। इसको मिलकर मतलब क्या परहा पंचायत बनता था। इस पंचायत को 2 या 2 से ज्यादा गांव के बीच में, ठीक है, विवादों का निपटारा के लिए करता था। उधर भी मुंडा में भी सेम था, मतलब उन्हीं के व्यवस्था को इन लोगों ने अपना लिया। यह पंचायत निम्न, मध्य तथा उच्च 3 श्रेणी में विभक्त था। जिससे निम्न पंचायत में किसी विवाद को प्रस्तुत किया जाता था, यहाँ निर्णय न हो तो मध्य पंचायत में विवाद को भेज दिया जाता था, और यहाँ भी निपटारा ना हो तो उच्च पंचायत में लोग अपील करते थे, मतलब एकदम सुप्रीम कोर्ट उच्च पंचायत, ठीक है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुष और महिला दोनों भाग लेते थे। यहाँ उरावों की प्रमुख प्रशासनिक इकाई थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे परहा स्तर पर प्रमुख अधिकारी। सबसे पहले परहा राजा होता था। यह परहा पंचायत का प्रमुख होता था तथा उन मामलों का निपटारा करता था जो महतों द्वारा नहीं किया जा सकता था। फिर महतों ने उस मामलों को परहा राजा के पास हस्तांतरित कर दिया। उसका परहा दीवान होता था। यह मतलब पंचायत में प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता था। यह सभी परहा राजाओं से ऊपर होता था, ठीक है, तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करता था। जिस मुद्दे में परहा राजा निर्णय नहीं कर पाते, उसे परहा दीवान के पास हस्तांतरित किया जाता था। तो सबसे पहले परहा राजा के पास कौन सा मैटर आता था? महतो, जिसको महतो नहीं निपटा पाया, परहा राजा के पास आया। अब परहा राजा जिस मामला को नहीं निपटा पाया, परहा दीवान के पास होता था, ठीक है। ये सबसे बड़ा एक तरह से क्या हो गया, अधिकारी हो जाता था। उरावों की परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी में कर लेने का प्रचलन नहीं था। बहुत सुंदर प्रश्न ये, ठीक है। उरावों की परंपरागत शासन व्यवस्था में जुड़े अधिकारी से कर नहीं लेते थे ये लोग। प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले अधिकारियों को इसके बदले कर मुक्त विशेष भूमि प्रदान की जाती थी, ठीक है। परहा राजा को जो भूमि जो देते थे, इनसे कर भी नहीं लेते थे, विशेष भूमि। उस भूमि को कौन सा भूमि बोलते थे? मझियस भूमि। पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनाई भूमि। महतो को दी जाने वाली के महतोई भूमि। अब पाहन की सहायता का पनभरा जो था, उसको भी मिलता था भूमि, उसको पनभरा भूमि। उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, जबकि मुंडा के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं होती थी। वीवीआई होगा, सीधे सीधे स्टेटमेंट में प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो उरांव की जो पंचायत की जो बैठक होती थी, उसमें महिलाओं को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन मुंडा के पंचायत में बैठक में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, ठीक है, समझ गया ना। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उरांव के जो पंचायत जो होता था, उसमें महिला भाग लेती थी कि नहीं लेती थी? लेती थी सर उड़ाव। मुंडा वाला में नहीं लेती थी। पाहन नामक जो अधिकारी जो था, किस प्रकार का अधिकारी था? पहनोई। धार्मिक। अरे धार्मिक अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए कौन था? पनभड़ा। पनभरा। पाहन का सहायता कौन करता था? पनभरा करता था, ठीक है। महतो जिस मामला को नहीं देख पाता था, उसको किसके पास भेजा जाता था? राजा के पास। परहा राजा के पास। परहा राजा के बाद वो अंतिम निर्णय के लिए किसके पास चला जाता था? सुप्रीम कोर्ट की तरह, परहा दीवान की तरह, ठीक है। इस तरह से उनकी व्यवस्था जो थी चलती थी, ठीक है। मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है। अब चलते हैं माझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है। कौन सा व्यवस्था? माझी परगना शासन व्यवस्था, ठीक है। ठीक है, 2-4 को नाम याद रख लीजिएगा ना। सबका शासन व्यवस्था लगभग मिलता जुलता ही लोग का, ठीक है। मुंडा ने सबसे पहले बनाया, उसी को लगभग सब फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए, संथाल जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को कौन सा बोलते हैं? माझी परगनैत शासन व्यवस्था कहते हैं। संथाल की बात करेंगे, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगर बिहार का भी एक सबसे बड़ा जनजाति पूछेगा ना, संथाल ही होगा, ठीक है। झारखंड का भी सबसे बड़ा कौन होगा? संथाल। हमारी राष्ट्रपति किस जनजाति से है? संथाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। संथाल झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। इनका मुख्य निवास संथाल परगना क्षेत्र था, ठीक है। संथाली समाज
आराम से ही संगठित था तथा इसे कई प्रशासनिक अभिलक्षण विद्यमान थे। संथाली राजा सामूहिक एवं पारिवारिक जीवन में कई नियम तथा उपयोग से बंधा होता था, जिसकी अवहेलना करने पर स्थानीय पंचायतों द्वारा विभिन्न प्रकार के दंड दिए जाते थे, जो आर्थिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के होते थे। संताली समाज में अवैध संबंधों के आधार पर दिया जाने वाला सबसे कठोर दंड सामाजिक बहिष्कार था। ठीक है, अगर कोई अवैध संबंध करता था तो उसको सामाजिक बहिष्कार कहते थे। इस दंड को कौन सा बोले, बिटलाहा कहते थे। कौन सा कहते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते, क्या बोलते हैं इनको, बिटलाहा। बिटलाहा कहते थे। क्या बोलते थे, बिटलाहा कहते थे। जबकि इस समाज द्वारा दिया जाने वाला सबसे छोटा दंड जो था, करैला दंड था। कौन सा दंड था, बिटलाहा दंड सबसे बड़ा दंड था, जिनको समाज से बहिष्कार करते थे। सबसे छोटा दंड करैला दंड, करेला दंड। जिसके तहत दोषी पाए जाने में किसी व्यक्ति को 5 रुपया से 150 रुपए तक का फाइन किया जाता था। समझ गए। इसमें बिटहाला में क्या किया जाता था, गांव से समाज से निष्कासित। बहिष्कार। समाज से बहिष्कार कर दिए, गांव से निकाल दिए। गांव का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करेगा, गांव से तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाएगा, गांव में किसी भी भोज में आपको बुलाया नहीं जाएगा, शादी विवाह के लिए लड़की नहीं दिया जाएगा। इस तरह का मतलब जो समाज के द्वारा जो दंड दिया उसको सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ठीक है। संतालों की परंपरागत व्यवस्था को कौन सा बोलते थे, व्यवस्था, सौरिया पहाड़िया जनजाति। संथालों ने अपने परंपरागत व्यवस्था को किस जनजाति से प्राप्त किया था, तो सौरिया पहाड़िया जनजाति से ग्रहण किया था। सौरिया पहाड़िया जनजाति आरंभ से ही, ठीक है, लोकतांत्रिक एवं नियोजित थी, अतः संथालों पे इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। संथाल ग्राम सभा को क्या बोलते थे, मोरे होर कहते थे। क्या बोलते थे इनको, संथाल ग्राम सभा को क्या बोलते थे, मोरे होर कहते थे, जिनका शाब्दिक अर्थ क्या होता था, 5 आदमी की सभा। कि क्या होता था, मोरे होर का मतलब क्या होता था, 5 आदमी का सभा। क्या होता था, जिसका अर्थ क्या होता था, 5 आदमी की सभा होता था। ग्राम सभा निम्न बातों पर निर्भर करती थी। पहला का पारिवारिक संपत्ति का विभाजन, दूसरा जो है भूमि की अदला बदली, और तीसरा जो था दत्तक संतान की स्वीकृति, और चौथा जो था घर जमाई की स्वीकृति आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सारे बातों पे निर्भर करती थी। तो मतलब यहाँ पे आपको देखना है, इस ग्राम सभा में क्या होता, मोरे होर होता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता था 5 आदमी की सभा होता था। अब चलेंगे, संथालों की परंपरागत शासन व्यवस्था का त्रिस्तरीय स्वरूप क्या था। तो सबसे पहले जो था ग्राम स्तर पे था। तो प्रत्येक संथाली गांव में ग्राम स्तर का गठन किया जाता था, जिसका संचालन कई अधिकारी, ठीक है, मिलकर करते थे, जिनमें प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सबसे पहला माझी। संथालों गांव का प्रमुख जो था माझी होता था। यह ग्रामीण स्तरीय पंचायत के महत्वपूर्ण मुखिया के समान था। ठीक है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। माझी की सहायता के लिए नायक होते थे, देश होते थे, माझी, मोडे माझी, गोराइत, परगनैत या फिर जोग प्रमाणिक होते थे। माधी का पंच पंचागुनत होता था। ग्राम पंचायत के द्वारा जमीन जायदाद, तलाक, आपसी झगड़े पर कर वसूली आदि समस्याओं का समाधान करता था। माझी हत्या जैसे गंभीर मामलों पर निर्णय नहीं देता था। मतलब माझी जो था, अगर किसी की हत्या हो जाए तो इन मामलों पर निर्णय देने की जिम्मेवारी इसकी नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन एक तरह से गांव का ये मुखिया जैसा होता था। उसका दूसरे अधिकारी के जाग माझी गांव का नैतिक व्यवस्था की देखभाल करता था। कैसी व्यवस्था का, नैतिक व्यवस्था का। ठीक है, गांव का सुचारू रूप से संचालन कराने में माझी की मदद करता था। जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण सलाह देता था। साथ ही विवाह से जुड़े विवादों को भी निपटारा करता था। तो इसको बोलते थे जाग माझी। अब चलेंगे परमानिक। ठीक है, माझी के अनुपस्थिति में, ठीक है, यह ग्राम पंचायत की बैठक करता था, माझी के कार्यों का निपटान करता था। इसका पद भी वंशागुनत था। यह भी मालगुजारी विहीन भूमि धारण करता था। इसे उप माझी भी कहा जाता था। माझी का सहयोगी कौन क्या होता था, माझी का सहयोगी क्यों कौन होता था, जोग प्रमाणिक होता था। इसको उप माझी कहते थे। ठीक है, प्रमाणिक को क्या बोलते थे, उप माझी भी कहते थे। ठीक है, यहाँ माझी का सहयोगी को जोग प्रमाणिक कहते थे। अब हम नायके की बात करेंगे। यह गांव का धार्मिक प्रमुख था। ऊपर में हम लोग पाहन देख रहे थे ना, यहाँ पे नायके हो जाएगा, जो धार्मिक रीति रिवाजों का जानकार होता था तथा इसे पूर्ण करता था। इसका पद भी वंशागुनत होता था। इसे माझी द्वारा मालगुजारी विहीन भूमि मिलती थी, लेकिन यह सरकार को मालगुजारी देता था। इसको मतलब किस प्रकार की भूमि मिलती थी, मालगुजारी विहीन भूमि मिलती थी, लेकिन सरकार को मालगुजारी देता था। ठीक है, मालगुजारी के मतलब कर हुआ। उसके बाद के कुराम नायके, यह नायके के काम में मदद करता था। भूत भगाने, तंत्र मंत्र सिद्धि करने के लिए इसकी भूमिका निभाता था। ये गांव से बाहर देवी देवताओं के पूजा पाठ संपन्न भी करता था। ठीक है, ध्यान में, इसको नाम है कुराम नायक। जनजातीय व्यवस्था में ना आप देखोगे ना, जनजातीय लोग भूत प्रेत जादू तंत्र मंत्र ये सब बहुत ज्यादा था। ठीक है, अब तो इसलिए इन लोगों ने एक आदमी को ही नियुक्त कर रखा था जो इन सब चीजों को भगा सकता था। क्या पता भगाता था कि नहीं। गोराइत, यह गांव का अंतिम अधिकारी था, जो माझी के सचिव के रूप में कार्य करता था। माझी और परमानी के आदेश के सभी ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का काम जो था गोराइत का था। एक था भगतो प्रजा, ये क्या होता था, तो गांव के लोग जो प्रबुद्ध
है, पढ़े लिखे और विभिन्न झगड़ों पे पंचायत में बैठकर विचार विमर्श करते थे, इनको क्या बोलते थे? भगदो प्रजा। ठीक है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ जनता होते थे। लासेर टैंगोय क्या होता था? एक गांव का सुरक्षा प्रहरी जो बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करता था, उसको लासेर टैंगोय कहते थे। एक जो है आपका सुसारिया, ये क्या होता था? एक गांव की ग्राम सभा का संचालन करता होता था। अब आता है चौकीदार या ग्रामीण पुलिस की भौतिक कार्य करता था तथा माझी कार्य पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लेता था चौकीदार। अब दूसरा क्या है? ये तो गांव स्तर पे हो गया। देश माझी प्रशासन, संथालों में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश माझी प्रशासन आता था। यह इकाई 5 से 7 गांव से मिलकर गठित की जाती थी, जिसका प्रमुख कौन कहलाता था? जिसका प्रमुख देश माझी कहलाता था। क्या होता था? ये इकाई 5 से 8 गांव से मिलकर बनती थी, जिसका प्रमुख देश माझी कहलाता था। देश या फिर मोर माझी, स्थानीय लोगों में 5 से 8 गांव के माझी मिलकर, ठीक है, मोर माझी या फिर देश माझी का चुनाव करते थे तथा ये माझी द्वारा न सुलझा सकने वाले विवादों का निपटारा करता। हमने बताया ना, माझी जो था हत्या के मामलों को नहीं सुलझा पाता था, तो उसको मतलब आगे देश माझी के समक्ष मतलब उपस्थित होता था। उसका परगनेत प्रशासन, ये संथालों की परंपरा का शासन पश्चिम में 15 से 20 गांव का था, मतलब ये देश माझी से भी ऊपर था। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, हाँ, इसका प्रमुख जो होता था 15 से 20 गांव के मिलने से बनता था ये, जिसका प्रमुख परगनेत होता था। इसी प्रकार 100 गांवों के मिलाकर एक नई प्रशासनिक विभाग बनती थी, जिसका प्रमुख दिसुम परगना कहलाता था। ठीक है, दिसुम परगना कहलाता है। परगना, परगना के प्रमुख अधिकारी है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है इसको कि 100 गांव से मिलकर एक नई प्रशासनिक इकाई बनती थी, जिसका प्रमुख दिसुम परगना कहलाता। ठीक है, जो कि परगना के प्रमुख अधिकारी होते थे। आप देखें परगना के प्रमुख अधिकारी में देखेंगे तो सबसे पहले परगनेत, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, माझी और देश माझी मिलकर इसका चुनाव करते थे। 15 से 20 गांव को मिलकर एक परगनेत चुना जाता, जो सभी माझी का प्रधान होता था। ये माझी को मलगुजारी विहीन भूमि देता था। परगनेत की अनुपस्थिति में शादी ब्याह नहीं किया जा सकता था, मतलब शादी ब्याह करने के लिए इसकी प्रेजेंटेशन होना जरूरी था। ये विवादों का निपटारा भी करता था। गांव के सभी प्रकार के विवादों का निपटारा ये पंचायत के माध्यम से करता था। उसका देखें दिसुम परगना, सभी परगना का मुखिया राजा दिसुम परगना कहलाता था। ये माझी परगनेट व्यवस्था का सर्वोच्च पदाधिकारी है। ये सभी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता था। जिस मामलों का निपटारा परगनेट की सभा में नहीं हो पाया था, उसका निपटारा कौन करता था? दिसुम परगना करता था। ठीक है, तो ये जो था आपका किसका व्यवस्था था? ये जो था माझी परगना शासन व्यवस्था था। ठीक है, तो ध्यान में रखें, माझी परगना शासन व्यवस्था की बात करें, किस जनजाति के द्वारा था ये व्यवस्था? संथाल संथाल जनजाति। तो सबसे बड़ी झारखंड की जनजाति संथाल संथाल जनजाति। संथाल। संथाल जनजाति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका मुख्य निवास क्षेत्र को किस परगना के नाम से जानते हैं? संथाल परगना। परगना। संथाल परगना के नाम से। ठीक है, इन लोग जो सबसे बड़ा दंड जो देते थे, जो कि किसी का अवैध संबंध वगैरह किसी चीज के लिए, इनको कौन सा दंड कहते थे? बिटलाहा। बिटलाहा। और सबसे छोटा दंड को क्या बोलते थे? करेला। जिसे 500 रुपया, 5 से लेके 150 रुपया तक का दंड दिया जाता था। संथालों की परंपरागत व्यवस्था का कौन सा किससे ग्रहण किया था? सौरिया पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति। सोरिया पहाड़िया जनजाति से इन्होंने क्या किया था? इसको क्या किया था? ग्रहण किया था। ठीक है, ग्राम संथाल ग्राम सभा को क्या बोलते थे? मोरेहर। मोरेहर का मतलब क्या होता था? 5 आदमी की सभा। 5 आदमी की सभा। और ये लोग क्या क्या काम कर सकते? पारिवारिक संपत्ति का विभाजन कर सकते थे, भूमि की अदला बदली कर सकते थे, दत्तक संतान की स्वीकृति दे सकते थे, घर जमाई की स्वीकृति दे, यही सब काम। क्या हत्या का मामला निपटा सकता था क्या? नहीं। ठीक है, पंचायत में हत्या का मामला नहीं निपटता था। ठीक है, कितने स्तरीय स्वरूप था? त्रिस्तरीय स्वरूप था। ठीक है, तो ग्राम स्तर पे बहुत सारी चीजों तो सुलझ जाते थे, मतलब क्या था? हत्या का मामला नहीं होता था। ग्राम स्तर का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन था? माझी था। इनके सहायता के लिए कौन था? नायक थे, देश माझी थे, ठीक है, मोर माझी थे, गोराइत थे, परगनेत थे। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गांव माझी, जाग माझी का काम क्या होता था? नैतिक व्यवस्था की देखभाल। नैतिक व्यवस्था का देखभाल करता है। नैतिक व्यवस्था को बनाकर रखना काम था इसका। ठीक है, परमानी का काम क्या होता था? माझी के अनुपस्थिति में कार्यों को निपटारा करता था। बिल्कुल, माझी की अनुपस्थिति में पंचायत की बैठक करता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, माझी का सहयोगी कौन था? जोग परवानी कहलाता था। ठीक है, गांव का धार्मिक प्रमुख कौन होता था? नायके। और नायके के काम में मदद करने के काम में कौन आता था? कोड़ाम नायके।
कुराम नायक है, ठीक है। यह गांव का अंतिम पदाधिकारी को क्या बोलते थे? गोराई गोड़ाई ये गोराई मांझी के सचिव के रूप में काम कौन करता था? गोराई गोड़ाई थे। गोराई गांव के प्रबुद्ध, प्रबुद्ध मतलब पढ़े लिखे समाज के लोग को क्या बोलते थे, मतलब समझदार लोगों को क्या बोलते थे? भगदू भगदो प्रजा भगदो भागदो प्रजा प्रजा कहते थे, ठीक है। इनका मुख्य काम क्या होता था? पंचायत में बैठकर विभिन्न झगड़ों पे क्या करना? विचार विचार विमर्श विचार करना। विमर्श हर गांव में होते हैं कुछ लोग ऐसे जिनका सभी लोग बात मान लेते हैं, नहीं हर गांव में होता है, 5 को 10 को लोग हर गांव में होता है। वो लोग अगर कुछ कह देंगे ना तो उनका बात सभी लोग मानेंगे, नहीं बुजुर्ग लोग होते हैं उनका बात कोई नहीं टालता है। तो इनमें भी भगदो प्रजा होता था। गांव का सुरक्षा प्रहरी कौन था, जो कि गांव का बाहरी आक्रमण से रक्षा करता था? लाशें लाशें टेंगे टेंगो लांसे टैंगो बिल्कुल। ग्राम सभा का संचालन करता कौन था? सुसारिया सुसारिया ठीक है। पुलिस की भांति काम कौन करता है? ग्रामीण पुलिस की भांति अभी भी तो होता ही है। चौकीदार चौकीदार ठीक है। देश की माझी प्रशासन जो थी, संथाल में परंपरागत शासन व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे स्थान पर देश का माझी प्रशासन आता था। ये दूसरा नंबर पे था। ये कितने गांव को मिलकर बनता था? 5 से 8 5 और 8 जिनका प्रमुख कौन कहलाता था? गांव इसका प्रमुख कौन होता था? देश मांझी देश माझी देश होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देश या फिर मोर माझी संथाली, कितने संथाली गांव को मिलकर बनता था? तो 5 5 से से 8 गांव को 8 मिलकर बनता। उसका परगनैत आता, तीसरा नंबर पे परगनैत होता। परगनैत कितने गांव को मिलकर बनता था? 15 15 से और 20 15 20 से उसके बाद 100 गांवों से मिलकर मतलब क्या बनता था? एक दिशुम शासन दिसुम परगना, परगना ठीक है। तो सबसे पहले माझी, उसके बाद देश माझी, उसके बाद मान के परगनेत, और परगनेत के बाद दिसुम परगना, ठीक है। ध्यान रखेंगे। परगनेत का प्रधान कौन होता था? परगनैत ही बोलते थे। उनको कौन चुनता था? तो माझी लोग उनको चुनते थे, ठीक है। दिसुम परगना, सभी परगना का मुख्य राजा जो होता था दिसुम परगना होता था, ठीक है। और ये मतलब माझी परगनेट व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दिसुम परगना था। इसके बाद कोई नहीं होता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये परगनैत सभा में जिसका निपटारा न हो जाए वो किसमें जाता था? दिसुम परगना में, ठीक है, समझ गए? डन सर। हम्म। जी सर दोबारा फोटो खींच दिए क्या आप? पांच नंबर यहाँ भी है, 5 नंबर यहाँ भी है। 4 नंबर मुंडा हो शासन व्यवस्था, मुंडा हो शासन व्यवस्था, लगता है एक पेज दोबारा आ गया है। 1 मिनट, 4 नंबर तक हम लोग पढ़े थे ना? 1 मिनट, यस सर कितना नंबर में था ये? 4 पे था नहीं? 8 अब नंबर 5 नंबर पढ़ना पे है चलेंगे। 5 यहाँ पे मुंडा मानकी हो, ये एक पेज एक्स्ट्रा आ गया नहीं, मुंडा मानकी हो सर, ठीक है। मुंडा मानकी हो शासन व्यवस्था, ठीक है। देखिए, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जाने जाती है, ठीक है। ये भी किन किस लिया था? तो मुंडा लोगों से उठा लिया था, इसलिए मिलता जुलता ही आपको मिलेगा। बस एक बार इसको पढ़ लीजिए और दिक्कत नहीं। बाकी एमसीक्यू करेंगे ना, आगे चल के एमसीक्यू होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या था ये? देखिए, हो जनजाति की प्रारंभिक शासन व्यवस्था मुंडा मानकी व्यवस्था के नाम से जाना जाती थी। हो जनजाति मूलतः मुंडा जनजाति की ही उपशाखा है, अतः मुंडा को ही मुंडा और हो जनजाति की प्रारंभिक शासन व्यवस्था मामूली अंतरों के साथ मुंडा वानकी ही कहलाती थी। आप देखेंगे, हो मुंडा मानकी जनजाति में पाई जाने वाली शासन व्यवस्था विश्व के प्राचीनतम गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का उदाहरण मानी जाती, ऊपर भी था। हो जनजाति की शासन व्यवस्था का 2 स्तरों पर विभाजित किया जाता था। पहला स्तर पे क्या था? तो ध्यान रखिए, पहला स्तर पे क्या था? ग्राम स्तर। हो जनजाति के प्रत्येक गांव में एक ग्राम स्तर का गठन होता था। एक ग्राम, यह पंचायत ग्राम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय देने का कार्य करता था। ग्राम पंचायत की निरंतरता को बनाए रखते हैं तो कई प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए गए थे। सबसे पहला अधिकारी को मुंडा, ये ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख होता था। ग्रामीण शासन व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? मुंडा होता था। तथा ग्राम से जुड़े सभी प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्य संपन्न करता था। यह सरना, शासन, अखड़ा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक स्थलों की देखभाल का प्रबंधन भी करता था, उधर भी कर रहा था। दूसरे अधिकारी डाकुआ, डाकुआ क्या आता था? ये मुंडा का सहयोगी होता, जो मुंडा के निर्णयों एवं आदेशों के गांव तक पहुंचाने के काम करता था। डाकुआ, ठीक है, आदेश को पहुंचाता। डाकुआ से डाकिया, याद रखिए, ठीक है। और दिवरी, दिवरी क्या होता था? ये गांव का धार्मिक अधिकारी होता, जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार आदि करवाता। उधर पाहुन था, इधर दिवरी है, ठीक है। ग्रामीण धार्मिक विवादों को सुलझाने में भी इनकी प्रमुख भूमिका होती थी।
उधर उधर एक अधिकारी का नाम क्या था, पाहन करके कुछ था ना, उधर पाहुन था ना, इधर का उसका हेल्प, ड्यूरी के हेल्प के लिए उधर भी था ना एक पाहन को हेल्प के लिए, यहाँ भी था। ठीक है, धार्मिक कार्य का क्या, पन भरा था सर। पन भरा था। ठीक है, यहाँ पे इसके ड्यूरी के हेल्प करने के लिए कौन था, यात्रा ड्यूरी, तो धार्मिक कार्य संपन्न कराने वाले ड्यूरी का सहयोगी देता था। उसका तहसीलदार, तहसीलदार तहसीलदार, तहसीलदार क्या होता था, कि गांव का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, जो नजराना या पेशकश की वसूली करता था। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे हो गया। फिर पहरा स्तर पे चलेंगे तो 15 से 20, ठीक है, गांव को मिलाकर एक पहरा पट्टी का पंचायत का निर्माण किया जाता था, जिसका प्रमुख मानकी कहलाता था। या पंचायत में, ठीक है, अंतर ग्रामीण पंचायतों से मतलब एक गांव से दूसरे गांव का मतलब जो विवाद जो होता था वो जाता था पराहा पंचायत में। ठीक है, ध्यान रखिए, उधर भी हम लोगों ने सेम पढ़ा का निपटारा किया जाता था। इस पंचायत में बैठक के सभी क्षेत्र में मुंडा एवं डाकुआ भाग लेते थे तथा निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता था। यहाँ का मुख्य अधिकारी मानकी होता था। तो उधर भी पराहा का तो मुख्य अधिकारी कौन था, मानकी ही था। यह पराहा पंचायत का प्रमुख होता था, जो पंचायत की अध्यक्षता व महत्वपूर्ण विवादों का निर्णय करता था। प्रशासनिक परिवर्तन का स्वरूप की बात करेंगे तो आरंभ में मुंडा मानकी द्वारा किसी प्रकार की लगान वसूली का कार्य नहीं किया जाता था, परंतु मुगल काल में नागवंशी राजाओं को जब नियमित कर देने हेतु बाध्य होना पड़ा, 6,000 रुपया देना पड़ता था ना, तो नागवंशी राजाओं ने मुंडा मानकी के सहायता में जागीरदारों की मदद से लगान वसूली के कार्य प्रारंभ किया। और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद इस क्षेत्र में लगान जमींदार वसूलने लगे, जो कई प्रकार से हो जनजाति का शोषण करते थे। ऐसे में जनजाति ने मुंडा के साथ मिलकर कई विद्रोह किए। 1833 में, ठीक है, विल्किंसन रूल के द्वारा अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में फिर से मुंडा मान की व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश को लगा से भाई साहब ये तो बार बार मतलब बार बार मतलब क्या करेंगे, ठीक है, विद्रोह करेंगे, इसीलिए फिर से मतलब विल्किंसन रूल लाके फिर से यहाँ पे जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उनको मतलब क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। मुझे नहीं लगता इसके रिवीजन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि बिल्कुल उसी की तरह है, बस इतना ध्यान में रखना है। मुंडा मानकी हो व्यवस्था वो जनजाति के द्वारा अपनाया गया, जो कि मुंडाओं के द्वारा ही मतलब एक व्यवस्था था। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, जिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन 1833 में विल्किंसन रूल के द्वारा फिर से इस व्यवस्था को मतलब क्या कर दिया गया, स्थापित कर दिया। बाकी सब कुछ मिलता जुलता, पर धार्मिक अधिकारी का नाम बता दिए। क्या नाम था धार्मिक अधिकारी का नाम, पाहन। अरे उधर ना पानी था, इधर क्या था, इधर ड्यूरी था। ड्यूरी। ठीक है, और उसका हेल्प करने के लिए क्या था, ड्यूरी था। एक राजस्व का अधिकारी होता था, उसको तहसीलदार कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर भी मतलब ग्राम के बाद पहरा बना था, जो कि 15 से 20 गांव को मिलकर बनता था, जिसका प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता, पहरा पंचायत का प्रमुख अधिकारी मानकी क्या कहलाता था, मानकी कहलाता था। ठीक है, ये भी डेमोक्रेटिक था। ठीक है, देखिए ये करवा दूंगी सब। हाँ सर, वो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के वहां से देता है सर। हाँ, तो जैसे ये वहां से तो डायरेक्ट पूछेगा ही ना। अभी जितना भी हम लोग पढ़े ना सब रिवीजन है, तो इसको पहले ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था करवाना पड़ेगा ना। 6 नंबर देखेंगे। ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, खड़िया खड़िया जनजाति। जनजाति। खरिया जनजाति। ठीक है, ध्यान रखें, खरिया जनजाति से संबंधित है। ढोकलो का अर्थ है बैठक और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। ढोकलो ढोकलो सोहर मतलब एक तरह से मतलब क्या हुआ, बैठक की अध्यक्षता करने वाला। ठीक है, ढोकलो का अर्थ बैठक, और दूसरा का अर्थ मतलब क्या, सोहरों का अर्थ मतलब क्या होगा, अध्यक्ष। अर्थात खरिया समाज की बैठक एवं उनकी अध्यक्षता करने वाला ढोकलो सोहर का अभिप्राय है। प्रारंभ में यह बैठक ग्राम स्तर पर आयोजित की जाती थी, परंतु वर्तमान में यह संपूर्ण खरिया समाज के लिए आयोजित होती है, अभी भी होती है। ठीक है, खरिया जनजाति की, खरिया झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड असुर और बिरोह के बाद यह जनजाति का आगमन हुआ। खरिया जनजाति मुंडा जनजाति की एक उपशाखा है, अतः इसके शासन पत्ति में मुंडा मान की व्यवस्था का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, खरिया जनजाति मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। इसका नाम था दूध खरिया, दूसरा का नाम था ढेकली खरिया, और तीसरा का नाम था सबर खरिया। इन तीनों में स्थानीय स्वशासन पाए जाते थे, परंतु इनमें कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। 1934-35 में खरिया जनजाति के लोगों का एक अखिल भारतीय महासभा बुलाई गई, जिसे ढोकलो कहा गया। इनका उद्देश्य खरिया समाज को सशक्त एवं मजबूत बनाना था। इस बैठक में जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का विरोध किया गया है। इस प्रथा में जाति प्रथा का समर्थन किया गया, लेकिन पंचायती राज प्रणाली का मतलब क्या किया गया, विरोध किया गया। ठीक है, तो कब बुलाई गई खरिया जनजाति के लोगों ने अखिल भारतीय महासभा कब बुलाई थी,
34-35 में। 1934 से 34-35 में 35। इनका परंपरागत शासन व्यवस्था का कौन सा स्वरूप था? त्रिस्तरीय स्वरूप था। सबसे पहले जो था ग्राम स्तर पे, तो खरिया जनजाति के ग्रामीण पंचायत धीरा कहलाता था। धीरा का मुखिया क्या? प्रधान कहलाता था। और धीरा का सभापति को ढंडिया कहते थे। क्या बोलते? धीरा के सभापति को ढंडिया। ढंडिया कहते थे। ठीक है। खरिया जनजाति की ग्रामीण पंचायत को क्या बोलते थे? धीरा कहते थे। क्या बोलते थे? धीरा कहते थे। धीरा का मुखिया को क्या बोलते थे? प्रधान कहते थे। ठीक है। आप देखेंगे प्रमुख अधिकारी कौन कौन है, तो सबसे पहले प्रधान महतो होता था। ये धीरा ग्राम पंचायती के प्रमुख होता था। इसका पर वंशागुनत होता था। ये शादी ब्याह, लड़ाई झगड़े, संपत्ति आदि का निर्णय देता था। खरिया जनजाति की परंपरागत के अनुसार ग्रामीण लोगों की सहमति से महतो का बदला भी जा सकता था, हालांकि ये वंशागुनत होता था। उसके पाहन या कालो क्या काम करेगा? तो भाई ये भी यहाँ पे भी कौन सा काम करेगा? ये धार्मिक कार्य ही करेंगे ना। ठीक है। गांव का धार्मिक प्रमुख होता था तथा विभिन्न अवसरों पे जैसे कर्मा पूजा, फागु पूजा, शादी ब्याह आदि के अवसर पर पूजा पाठ कराता था। इसका पर वंशागुनत पद था, लेकिन ग्राम सभा की सहमति से इसे हटाया जा सकता था। आप चलते हैं डंडिया। पहाड़ी खरिया गांव के प्रधान को डंडिया कहा जाता था। उसके बाद डिहुरी, पहाड़ी खरिया गांव के धार्मिक प्रमुख को डिहुरी कहा जाता था। यह धार्मिक कार्य करने के साथ साथ डंडिया के कार्य में सहयोग भी करता था। भगत, क्या नाम है? भगत करताहा। ठीक है। यह प्रधान महतो में डिहुरी के कार्यों में मदद करता था। 20 से 25 गांव के लोग मिलकर पंचायत के किसी योग्य व्यक्ति को, ठीक है, करताहा के पद पर नियुक्त करते थे। ग्रामीण प्रशासन के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस पद पर ईमानदार, न्यायप्रिय, बुद्धिमान एवं सामाजिक संस्कारों से जानकार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। यह प्रत्येक गांव से जुड़ी घटना या समस्या की सूचना, ठीक है, सोहरा को देता था। यह पूजा पाठ द्वारा खरिया परिवारों के शुद्धिकरण का भी कार्य करता था। इसे भात भितार कहते थे, जिसका वंशागुण इसका पद वंशागुणत नहीं होता था, ना ही इसे किसी प्रकार का वेतन दिया जाता था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसको क्या बोलते थे? यह पूजा पाठ द्वारा खरिया परिवारों को शुद्धिकरण करता था, और शुद्धिकरण करने की प्रोसेस को भात भितार कहते थे। अब देखिए खूंट स्तर पर प्रशासन की दूसरी इकाई खूंट कहलाती थी, जो अंतरग्रामीण पंचायत है। इसका गठन खरिया जनजाति के सभी गोत्र समुदायों को मिलकर किया जाता था। इसे परहा पंचायत भी कहते थे, तथा इसकी सभा में कुटुंब सभा के नाम से भी जाना जाती थी खूंट स्तर पर। ठीक है। तो प्रशासन की दूसरी इकाई क्या कहलाती थी? खूंट कहलाती थी, जो अंतरग्रामीण है। अंतरग्रामीण इधर क्या होता था? मुंडा में परहा होता था ना, जिनका अध्यक्ष मानकी कहलाता था। तो इसी तरह खूंट स्तर पर यहाँ पे क्या चलेगा? खूंट कहलाती थी। ठीक है। प्रशासन की दूसरी इकाई थी। इसकी सभा को क्या बोलते थे? कुटुंब सभा कहते थे। प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे तो खरिया घाट या अंतरग्रामीण परिसंघ का पंचायत, जिसे परिया पंचायत कहते हैं, प्रमुख अधिकारी होता था, तथा ग्राम स्तर पर नहीं निपटाए जाने वाले विवादों का निपटारा भी करता था। अब आएंगे ढोकलो स्तर पर। खरिया प्रशासन की भीतरी एवं सर्वोच्च इकाई, जिसे महापंचायत भी कहा जाता था। इसका आयोजन वार्षिक रूप से होता था, तथा इसमें सभी गांव में महतो या फिर पाहन, ठीक है, पाहन, करटाहा आदि भाग लेते थे। आप देखेंगे प्रमुख अधिकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले का ढोकलो सोहर। इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेतृत्व करने वाला अध्यक्ष या फिर राजा का होता था, उसी को ढोकलो सोहर कहते थे। ये खरिया जनजातीय महापंचायत का प्रमुख होता था, तथा बड़े मुकदमों का निर्णय अपने मंत्रियों के परामर्श से लेता था। ठीक है। इसके सलाहकार कौन होते थे? खिलाकर, तिंजोकर, ठीक है, आदि इसके कौन होते थे? सलाहकार होते थे। खिलाकर की बात करेंगे, राजा का सचिव अर्थात मंत्री होता था, जो इसे सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता था। और तिंजोकर की बात करेंगे तो यह राजा का खजांची होता था, तथा आय व्यय का लेखा जोखा करता था। ठीक है। तो ढोकले शोहर को सपोर्ट करने के लिए खिलाकर या फिर तिंजोकर होता था। खिलाकर किस प्रकार का? सचिव या मंत्री की तरह कार्य करता था, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्यों में। जबकि बात करें तिंजोकर की बात करेंगे तो राजा का क्या होता? खजांची होता था। राजा का प्रशासनिक सलाहकार की बात करेंगे तो दीवान होता था। कौन होता था? दीवान होता था। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। सात नंबर पेज मिसिंग है इसमें। एक के बाद एक पेज छूट गया, 7 नंबर। रुके, 7 नंबर पेज का फोटो लेते हैं, परीक्षा को ना पढ़ाई देंगे। ये 7 नंबर, 7 नंबर पेज। और 7 नंबर पेज में है ना जातीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है। तो 7 से हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है।
सात से हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। सात से हम लोग परीक्षा कॉर्नर, और ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा ना तो हम कल करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं है। और उसके बाद झारखंड में प्रमुख आंदोलन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ठीक।